Welcome students on our YouTube channel RS Aspirants. Today we are discussing about CTET TGT sample paper 2022 for upcoming exam. So now started. First, which of the following is a pair of Rabi crops? I repeat, which of the following is a pair of Rabi crops? A option is wheat or mustard. B option is mustard and paddy. C option is paddy and peas. And D option is peas and maize. Okay, if we going to discuss about the mustard. Mustard is a Rabi crop, but here paddy. Paddy is a kharif crop. So this option is not. Now paddy. Paddy is also we discussed that paddy is a kharif crop and pea is a Rabi crop. Pea is a Rabi crop and maize is a kharif crop. So here first option is the correct, that is wheat and mustard. Wheat means गेहूं और मस्टर्ड मीन्स सरसों. अब जो रबी होती है, रबी में र ब और ई दो हमारे पास यहाँ पे लेटर्स आते हैं, र और ब. तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो गेहूं होती है, गेहूं में दो होते हैं, दो लेटर हैं. और यहाँ पे सरसों में भी हमारे पास जो थर्ड वाली है ये तो हमारे पास मात्रा होती है. तो इस तरह हम याद रख सकते हैं इसको कि जो हमारी वीट और मस्टर्ड है वो हमारी रबी क्रॉप होती है. नेक्स्ट इज द असर्शन रीजन. Assertion: taking boiling drinking water is an effective preservative measure against hepatitis A. तो first statement is taking drinking water is an effective preservative measures against hepatitis A. This is correct. Next reason is hepatitis A is a bacterial disease which is primarily transmitted through water. Hepatitis A bacterial disease नहीं होता है, it is a viral disease. तो यहाँ पे रीज़न हमारा रॉन्ग हो गया और असर्शन हमारा ट्रू हो गया. तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. नाउ वी मूव द नेक्स्ट वन, दैट इज an element X react with oxygen to produce an oxide whose solution turns blue litmus red. Which of the following could be X? Now here X react with oxygen to form its oxide. नाउ दिस ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड ये बना रहा है ये क्या कर रहा होगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा होगा. अब ब्लू लिटमस को रेड में वही कन्वर्ट करते हैं जो एसिड्स होते हैं, वही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो एसिड कौन बनाता है, एसिड क्या होगा इसमें से, जिसका ऑक्साइड होता है उसकी बात हो रही है. यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है. तो ऑक्साइड किसका एसिडिक होता है, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड एसिडिक होता है. तो यहाँ पे सोडियम तो हमारी मेटल है, ये नियॉन हो गया, वो नोबल गैस हो गई, कॉपर हमारी मेटल हो गई. तो सल्फर जो है हमारी नॉन मेटल होती है, तो सल्फर क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर का ऑक्साइड फॉर्म करेगा. और वही एसिडिक ऑक्साइड एसिड को लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है. तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द बी, दैट इज सल्फर. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एयर बी मैक्सिमम. I repeat, under which of the following condition will be the speed of sound in air be maximum?
A option is in dry air at 0 degree Celsius. B option is in moist air at 0 degree Celsius. C option is in dry air at 40 degree Celsius. And D option is in moist air at 40 degree Celsius. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज़ द v, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √T, मतलब टेम्परेचर के √, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होना चाहिए। फिर आते हैं बात कि अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। ओके, तो मास की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारी क्या होती है? स्पीड होती है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इन मॉइस्ट एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following groups always form a virtual image of an object? I repeat, which of the following groups always form a virtual image of an object? अब बात करें हम वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं? वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऑलवेज बी फॉर्म वर्चुअल इमेज। Second is the convex mirror, और third is the concave lens। ये तीनों जो प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और कनकेव लेंस है, ये तीनों क्या बनाते हैं? हमारे वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अच्छा, वर्चुअल इमेज हमें कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। So here the correct answer is देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस तो नहीं बनाता है, तो कनकेव लेंस बनाता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड इज द कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड द प्लेन मिरर, ये सही लग रहा है। सी ऑप्शन इज कनकेव मिरर तो नहीं बनाएगा, कनकेव लेंस बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कनकेव मिरर नहीं बनाता, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ बुक लेइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल? I repeat, which of the following is true of a book laying at rest on a table? A option is static friction is the only force acting on it. B option is the gravitational force is only force acting on it. C option is no force is acting on it. And D option is the pair of balanced forces acting on it. Yes, here D option is correct. A pair of balanced forces acting on it, क्योंकि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, जिसके कारण जो बुक है वो रेस्ट पे पड़ी है टेबल के ऊपर, तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। बैलेंस्ड फोर्स हर डायरेक्शन में लगता है और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इन ऑल द डायरेक्शंस और अपोजिट होता है डायरेक्शन में। नेक्स्ट we move on the next question. Next is the which of the following is the purest form of the carbon? I repeat, which of the following is the purest form of the carbon? Here option 1 is coke, B option is coal tar, C option is coal gas and D option is the charcoal. Here charcoal is the correct answer. It is the purest form of the carbon. After charcoal, other purest form of the carbons are diamond and graphite. Diamond and graphite is another purest form of the charcoal. Next, we move on the next question, that is which of the following is a group of single-celled organism?
Single celled organism is that organism which are form of only single type of cell. So here yeast, yes yeast हमारा सिंगल सेलुलर होता है. हाइड्रा हमारा नहीं होगा सिंगल सेलुलर क्योंकि ये एनिमल किंगडम में आता है और एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर होते हैं, इसीलिए हमारे पास हाइड्रा नहीं होगा. अमीबा होगा, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया. नेक्स्ट इज द सी एनेमॉन. सी एनेमॉन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारे एनिमल किंगडम में इंक्लूड होता है. डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, हाइड्रा नहीं होगा, सी एनेमॉन नहीं होगा. So here C option is correct. Yeast, amoeba and the bacteria. Now we move on the next question. A family travel from Delhi to Jaipur by car. The odometer of their car reads 4,157 kilometer at the start of the trip and 4,436 kilometer at the end of the trip. If it took them 5 hours 10 minutes to complete this journey, what was the average speed? A option is 48 kilometer per hour. B option is 52 kilometer per hour. C option is 54 kilometer per hour and D option is the 60 kilometer per hour. So ये हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर जो हमारा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर का 9th क्लास का. तो इसमें क्या करना है आपको, अब देखो ऑडोमीटर रीड कर रहा है स्पीड, ये डिस्टेंस दे दिया उसने. तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें. टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 279 किलोमीटर. अब हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 5 hours 10 minutes. अब आप इसको आवर्स में ले लो क्योंकि हमारे पास आंसर किलोमीटर पर आवर में निकल रहा है, तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 5 hours 10 minutes को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 + 5 hour ये तो है ही, 10 minutes को करना है तो 10/60 कर दो. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 31/6. अब ये हमारे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस भी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो. डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 31/6 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर. इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द एवरेज स्पीड. तो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 54 किलोमीटर पर आवर. Now we move on the next question. Which of the following phenomena can be attributed to the rotation of Earth? A option is deviation of wind direction from exact north-south direction. B option is formation of day and night. C option is formation of seasons and D option is the formation of eclipse. Here जो formation of season और फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स होता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ से नहीं होता है, ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से होता है. इट मे कॉज बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ रिवॉल्व करती है तब फॉर्मेशन ऑफ सीजन और फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स आता है. बट रोटेशन ऑफ अर्थ से हमारा क्या होता है, डेविएशन ऑफ विंड डायरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट. Now we move on the next question. That is, a flower appears red in sunlight. Which color would it appear in green light? अब जो हमारे पास वाइट लाइट होती है उसमें सारे कलर होते हैं, ठीक है. तो जो हमारा वाइट लाइट होगी उसमें सारे जो कलर होंगे, तो रेड लाइट को वो
रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सनलाइट होती है वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे कलर्स का। जब सनलाइट आती है फ्लावर पे पड़ती है वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया है। पर अगर हम बात करें, उसने बोला विच कलर वुड इट अपीयर इन ग्रीन लाइट। अगर ग्रीन लाइट होती तो जो ग्रीन लाइट है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक सिंगल लाइट है, उसमें कोई अलग कलर्स नहीं है। तो वो क्या करेगी, सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो जो हमारा कलर होगा रेड फ्लावर का वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हियर आंसर इज ब्लैक। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what would happen respectively to the boiling and the freezing points of water if salt is added to it। अगर आप पानी में सॉल्ट ऐड कर दो, सॉल्यूट ऐड कर रहे हो आप, तो क्या होगा, बोथ विल इंक्रीजेस, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट उनका इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सी ऑप्शन इज फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस बट द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीजेस, और डी ऑप्शन इज बोथ विल डिक्रीजेस। तो हेयर अगर हम सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो इंक्रीज़ करता है। हमें ज़्यादा बॉयल करना, ज़्यादा देर तक हमें उस सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ता है जिसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया है, बट उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन द बर्ड्स। आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन द बर्ड्स। ए ऑप्शन इज यूरिनरी ब्लैडर, बी ऑप्शन इज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन इज लीवर एंड डी ऑप्शन इज किडनी। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर हमारे बर्ड्स के अंदर नहीं मिलता, दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। वो क्या करती हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और सॉलिड वेस्ट को फिर निकालती है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की हेल्प से वो सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर उनके पास नहीं होता। हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is most plants obtain nitrogen from soil in the form of। most plants obtain nitrogen from soil in the form of, that is free nitrogen, nitric acid, ammonia और nitrates। so mostly जो plants होते हैं वो नाइट्रोजन जो फ्री प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको नहीं ले पाते। तो जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया मिलता है, दैट इज़ द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और हमारे प्लांट उसको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ द नाइट्रेट्स। Now we move on the next question, that is you are in a room whose geographical directions are not known to you. You are provided with 10 bar magnets. One pole of one of the bar magnet has been labeled for you. What is the minimum number of the labeled poles that you now require in order to obtain the identify both the poles of all 10 magnets? मैंने बोला कि आप एक रूम में बैठे हो और आपको जियोग्राफिकल डायरेक्शंस पता करने हैं कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस कहाँ पे है। आपको 10 बार मैग्नेट्स दे दी गई हैं और उन पे सिर्फ आपको एक बार मैग्नेट का एक पोल आपको बता दिया कि भाई ये नॉर्थ पोल है, मान लो आपको बता दिया। तो आप बाकी कितनी आपको जो है पोल्स जानने की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आप कैसे आप पता करोगे कि हाँ आपके पास सिर्फ एक ही पोल नोन है, तो आपको कितने मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पोल्स आपको लेबल होने चाहिए कि आप पता कर सकते हो डायरेक्शन क्या है। तो देखो आपके पास बार मैग्नेट का एक पोल है, बार मैग्नेट
रेक्टेंगुलर शेप की होती है, मान लो आपके पास नॉर्थ पोल गिवन है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ पोल गिवन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। अब आप इसके पास जितनी भी मैग्नेट्स लेके आओगे, अगर यहाँ पे साउथ पोल लेके आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये साउथ पोल है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर यहाँ पे पास में क्या लेके आते हो, नॉर्थ पोल के साउथ पोल लेके आते हो, इधर नॉर्थ पोल लेके आते हो, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आपको एक पोल से ही आप सारा पता कर लोगे, तो आपको एक भी पोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बाकी जो 10 मैग्नेट्स हैं उनके कौन से पोल्स हैं। तो आपको सिर्फ एक पोल से आप पता कर सकते हो। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द नेम ऑफ द एसिड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट with the corresponding food items in which they are found given in the column second। आपको यहाँ पे एसिड्स का मैच करना है। जैसे हम बात करें अगर सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड जितने भी हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, उनमें सब में सिट्रिक एसिड मिलता है। तो डी का तो सेकंड होना चाहिए, तो डी का सेकंड फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, सेकंड में नहीं है तो सेकंड को कट कर दो। उसके बाद हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा मिलता है भाई कर्ड में, तो यहाँ पे बी का थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड देखो सिर्फ फोर्थ में है, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, तो जो हमारा आंसर हो गया वो फोर्थ हो गया। दैट्स इट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। आप फर्टिलाइजर की तरह कौन से सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते हो। ए ऑप्शन इज अमोनियम सल्फेट, बी ऑप्शन इज पोटाशियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन इज कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एंड डी ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट। हम इन सभी को यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट को भी, पोटाशियम नाइट्रेट को भी, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को भी। पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दैट इज CaCO3, ये हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैसे? जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states of India is most likely to be hit by the cyclone? A option is Haryana, B option is Madhya Pradesh, C option is Andhra Pradesh and D option is the Uttarakhand। तो यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वार्म जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ का लो होता है और वार्म ओशियन होता है जो नियर द इक्वेटर होता है, वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है जो कोस्टल कोस्ट लाइन के पास होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा हिट करता है साइक्लोन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is, which of the following pair of organism reproduce by the budding? It is very easy question. देखो, हाइड्रा करता है बट अमीबा नहीं करता। अमीबा और पैरामीशियम नो, तो यहाँ पे ईस्ट और हाइड्रा आ जाएगा। दैट इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now we move on the next question. Which of the following metals can displace the rest from their salt solution? मतलब आपको इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल बतानी है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज जिंक, क्योंकि वो बाकी सभी को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। सिल्वर इज एट द लोवेस्ट, जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर एंड द सिल्वर, ठीक है। हेयर द करेक्ट आंसर इज डी। इट्स अबाउट ऑल। Now if you have doubt then mention in the comment section. Okay, thank you.